आदाब और बहुत शुक्रिया। मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से जेके स्पेशल लेके, और जेके स्पेशल में सबसे पहले हम गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिख मज़हब के 10वें गुरु हैं, उनके जन्मदिन पर मैं सभी को अपनी पूरी टीम के साथ अपने पूरे नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की जा रही है। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात अमन अमान का मौका हमें फ़राहम करे, जीने का जो नई मुसीबतें आ रही हैं उनसे हमें नजात दिलाए, और आज का दिन मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की एक जो मिसाल है उस पर कायम चलने की, उस पर चलने की हमें एक रविश बनाए जाने की हमें तौफीक अता करे। ये पहली बात। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन के दौरान भी लगातार बारिशें होती रहीं, बर्फबारी होती रही। ये बर्फबारी ऊपरी इलाकों में भी हुई। तस्वीर रात देर गए की है और बर्फबारी में ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी हुई उसके मनाजिर ये हैं कि गाँव से लेके शहर तक, और आमतौर पे कहा जाता है कि गाँव शहर यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी इस बर्फबारी से मुतासिर रही, कह सकते हैं दरम बरहम रही। मुख्तलिफ देहात को जोड़ने वाली सड़कें आज उन पर आमदरफ्त भी मअतल रहा। बिजली की तरसीली लाइनों को भी नुकसान कहीं पहुंचा जो था, उसकी वजह से अक्सर इलाकों में बिजली नदारद थी। हमारे यहाँ दुनिया से रब्ता किया जा रहा है हवाई अड्डे के ज़रिए, वो आज भी दूसरे दिन लगातार कह सकते हैं डामाडोल रहा। महकमे मौसमियात ने बताया है कि बुध के से मौसम में बेहतरी आएगी, ताहम इंतज़ामिया ने कल ही हाई अलर्ट जारी किया था और अब तक ये बर्फ़ रुकने का वक्फे से नाम नहीं ले रही है। बर्फबारी से पूरी वादी सफ़ेद चादर में ढकी हुई है और शदीद लहर जो सर्दी की है उससे किसी हद तक राहत तो मिली है, लेकिन रास्ते बंद, बिजली बंद, ब्रेक डाउन, और इस सब के बीच में शहर श्रीनगर में लगभग 4 से 5 इंच आज बर्फ़ जमा हुई थी और ये बर्फबारी का सिलसिला श्रीनगर में भी वक्फे से जारी था। दूर देहात की बात करें तो वो भी वही है कि पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, और पहाड़ी इलाकों में सबसे पहले देखा जाए तो ज़रा बारामूला की तस्वीर है, और इसके साथ साथ हम वो तस्वीर वहाँ की दिखाएंगे जहाँ पे किसी का पहुँचना इस हालत में नामुमकिन है। लेकिन बहुत मेहरबानी आज के ग्लोबल वर्ल्ड की, इंटरनेट की, और ये तस्वीर हमें गुरेज़ के इलाकों से आई हुई है। ये वहाँ के एक लोकल आदमी ने ये तस्वीर भेजी है गुल की, और वहाँ पर आपको बताएं कि लगभग 8 फुट के करीब जो बर्फ़ अक्सर पड़ती रहती है, अब की बार भी अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये गुरेज का इलाका है और यहाँ पे जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है सड़कों से बर्फ़ हटाने में कोशिशें कर रहा है। अच्छी खासी बर्फ़ टंगडार में पड़ती है, गुरेज में पड़ती है, मत्सल में पड़ती है, और जोजिला जो दर्रा है उसके आसपास के इलाकों में भी बर्फ़ का तूफ़ान होता है, और वो तूफ़ान जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपरी इलाकों में। ये बर्फ़ ऊपरी इलाकों की है। ये कश्मीर की सूरत हाल। हम टनल पे भी चलेंगे, लेकिन टनल के उस पार के ये नज़ारा है पुंछ के इलाकों का, जहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी है। ये हम इसलिए ज़्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि कश्मीर में बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा है कि पुंछ के इलाके में बर्फ़बारी नहीं होती है, तो पुंछ और राजौरी के ऊपरी इलाके जो हैं वहाँ पे भी बर्फ़बारी होती है, और ये है पुंछ की मंडी और दूसरे इलाके जहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। कश्तवाड़ का नज़ारा भी हम दिखाएंगे, और कश्तवाड़ का नज़ारा हम दिखाते हुए ये दिखाएंगे कश्तवाड़ में भी बर्फबारी हुई है। कश्तवाड़ का इलाका, और कश्तवाड़ हो या कश्तवाड़ का रामबन का ऊपरी इलाका हो, उसके साथ साथ भद्रवाह के ऊपरी इलाके, उन इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फबारी होती है, और आज भी ये बर्फबारी वहाँ पे हुई है। इस बर्फबारी से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। शायद आम लोग सीख जाते हैं, वो इंतज़ाम कर जाते हैं, सरकार नहीं सीख जाती है। पिछले साल सरकार बर्फ़ में दब गई थी, बर्फ़ आई थी, सरकार दब गई थी, तब लोगों को लगा था कि शायद सरकार तैयार नहीं थी। अब की बार भी सरकार 4 इंच में क्या दबी हुई नज़र आ रही है? अगर दबी हुई नज़र नहीं आ रही है या दबी हुई नहीं है तो सिचुएशन ज़रा श्रीनगर की भी हम आपको दिखाते हैं। श्रीनगर की तस्वीर अभी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आएंगी। ये हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं, और इन बारिशों में श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो सूरत हाल बनी थी, जिसमें बाज़ारों में रश न होने के बराबर था, क्योंकि अक्सर लोग आज कोशिश कर रहे थे कि घरों से बाहर ना निकलें। ठंड भी थी और उसके साथ साथ बाकी मामलात भी थे, और ठंड और बाकी मामलात के बीच में श्रीनगर में कभी
कभी बारिश, और सड़क पे कहीं 2 इंच, कहीं 1.5 इंच, कहीं 2.5 इंच, लेकिन 2 इंच 2.5 इंच की बर्फ़ के नीचे क्या हमारे हवाई सर्विसेज दब गई थी? क्योंकि आज भी श्रीनगर के हवाई अड्डे से अक्सर फ़्लाइटें रद्द हुई हैं, और रद्द होने की वजह यही है कि ये श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, हवाई अड्डे से फ़्लाइटों का रद्द होना खुद बयान करता है कि करीबन 100 करोड़ रुपये इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने पे जो खर्चा किया गया है, वाकई में वो खर्च किया गया है या नहीं, सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ कभी भी फ़्लाइट के रुकने में परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन रुक रही है। आप भी जानते हैं तस्वीर श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर, जहाँ लोगों की जो मुल्क से आ रहे हैं या यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बड़ा तांता बंधा हुआ है, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और फिर भी यहाँ पे बर्फ़ की वजह से श्रीनगर का हवाई अड्डा रनवे से लेके टेक्निकली तौर पे दबा हुआ है। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको श्रीनगर की तस्वीर के साथ साथ हम दिखा रहे हैं कि श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जो सयाह आए हुए थे, वापस जा रहे थे, कितने परेशान हैं। हमारे ज़रिए ही बात पहुंचाना चाहते थे। एक खातून सयाह है जो कोलकाता से आई हुई है, और कोलकाता जाने के लिए उसको अब कितने अजाब झेलने पड़ेंगे। तौबा तौबा कर रही थी कि अब नहीं आऊँगी, और ये अब ना आने की बात इंतज़ामिया के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए सवाल यही है कि जो किया जा रहा है उसका बदला आप ये दे रहे हैं। ज़रा सुनिए ये खातून क्या कह रही है। कितने दिन पहले कश्मीर आए आप? हम लोग 28 रात में आए। आज आज आपकी 29 को यहाँ पर पहुँचे। तो आज आपकी फ़्लाइट है या कल आपकी फ़्लाइट थी? कल हमारी फ़्लाइट थी, तो हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ गई। ऐसे हमको पता नहीं था, और हमारे सिम भी नहीं चल रहा है, कांटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। और यहाँ पर ना रूम का चार्जेस बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। फिर यहाँ का कश्मीरी के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगा, कल जो आपका फ़्लाइट था उस टिकट का क्या किया आपने? रीशेड्यूल किया या कैंसिल कर दिया? हम लोग कैंसिल कर दिए। और प्रॉब्लम यही है कि हमारे कोलकाता में ना दिल्ली और बॉम्बे की सिर्फ हफ्ते में 2 बार जाएगा, तो फ्राइडे को और मंडे को। तो हम लोग तो अगर दिल्ली टू कोलकाता किए तो बहुत प्रॉब्लम। ये श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर, और साफ जाहिर है हमारी जो एयरलाइंस के लोग हैं उनको मौका मिलता है इस बर्बारी से। वो हम उसे कहते हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं कहेंगे, मुनाफाखोरी वैसे भी नाजायज़ ही अक्सर हो जाती है कश्मीर में। लेकिन ये जो कर रहे हैं एयरलाइंस वाले, ये सवाल उठा रहे हैं इंतज़ामिया पे कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। सरेआम लूटा जा रहा है। आज जिसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई उसको नया टिकट जो है वो बनाना पड़ता है, और उसके दाम जो है वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा अब वसूल किए जाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है। सईद इरफान फाजिल आज हवाई अड्डे के अंदर भी थे, बाहर भी थे, सब मामला पर देख रहे थे। ज़रा उन्हीं के पास सीधा चलते देखते हैं हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डे का, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका क्या हाल है। इरफान, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान, जानना चाहूँगा क्या वाकई में आपको लगता है श्रीनगर का हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या सिर्फ खाली तख्ती है, दिखावा है? बहुत बहुत शुक्रिया सनम इजाज साहब, जिस तरीके से आपने वाज़ेह तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात की है। और मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जबकि हम इंटरनेशनली एक्लेम्ड इस एयरपोर्ट को बोलेंगे तो इसमें वो फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा दीगर शहरों को, जब भी हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं, नेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर वीआईपी लॉन्च होते हैं, प्रायोरिटी लॉन्च होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, या वॉशरूम फैसिलिटी वैसी होती है। इनफैक्ट इंटरनेशनली एक मार्केट भी वहां पर होता है जिससे वो रिकॉग्नाइज हो जाता है कि इंटरनेशनल है। और इसके मजीद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि वहां टेक्निकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी साउंड होता है, क्योंकि उसमें कैच सिस्टम, रेडार सिस्टम्स, या टेक्निकल जो ग्राफ स्पेशली जो ग्राउंड पर रहता है आपका मैन एंड मशीनरी, तो इस चीज को मॉनिटर करने के बाद बताया जाता है कि वो इंटरनेशनल है। अगर हम अपने शहरी श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आज सुबह से हमने देखा कि वहां हड़दम मची हुई थी। कोई अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं था कि कोई सीटिंग अरेंजमेंट होता, या बेल डेस्क होता, या इंफॉर्मेशन डेस्क होता, टोल फ्री नंबर्स पर जिससे क्वेरी करते पैसेंजर्स। क्योंकि आज जिस तरीके से मौसम ने लिया अंगड़ाई, उसके बाद बर्फबारी हुई, तो स्टार्टिंग में जो पहला फेज था वो सारा कैंसिल हो गया। और दूसरा जो फेज के बारे में जो डिले प्रोसेस बताया जा रहा था, उसमें सारे पैसेंजर्स जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। मुख्तसर बताइए, टेक्नोलॉजी के तौर पे जो वहाँ पे जो हमारे यहाँ वो चाहिए रनवे पे उतरने के लिए, बाकी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो सही तौर पे है श्रीनगर के हवाई अड्डे पे, या सिर्फ नाम का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा गया है?
देखिए सनम मिजाज जी, मैंने आपको इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कैट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारे पास रेडार सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रनवे पर जो हमारे पास विजिबिलिटी के लिए जो गैजेट्स चाहिए, खासतौर पे जिसे आप इंटरनेशनली बोलेंगे, वो होना चाहिए, तब जाके आप इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल सकते हैं। थोड़ी सी बर्फबारी हो जाती है तो आप देख लीजिए तहस नहस चीजें हो जाती है, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, किसी हवाई अड्डे पे हो जाती है। दुनिया में आप देखते रहते हो, गूगल वगैरह पे सब पे सर्च करते रहते हो, क्या इंटरनेशनली किसी एयरपोर्ट पे या दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा हो जाता है कि 4 इंच बर्फ पड़ी और सारा एयरपोर्ट दब जाता है, मैन एंड मशीनरी दब जाती है? सनम इजाज साहब, अगर आपको पता होगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट लॉस एंजल्स में है और वहां पर तकरीबन 2-3 फुट के करीब बर्फ होती है, और वो किस तरीके से मैन एंड मशीनरी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यूटिलाइज करते हैं, और उसके बाद फ्लाइट की लैंडिंग, फ्लाइट का टेक ऑफ, और जबकि मौसम सबसे ज्यादा खराब वहां रहता है, स्पेशली अगर विंटर्स की बात करेंगे, तो इंटरनेशनली आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 3 साल से जो बातें बताई जा रही है जमीन स्तर पर, जिसका काम होना चाहिए था ग्राउंड के लिए, जिससे कि आप टेक ऑफ और लैंडिंग पर खासतौर पर ध्यान दें। क्योंकि इस वक्त अगर आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो टूरिज्म के साथ साथ आप ये भी देखिए कितने सारे टूरिस्ट एक बैड मैसेज लेकर बाहर जा रहे हैं, जबकि वो यहां आते हैं और उनको बाद में यहां पर उनका पैकेज खत्म हो जाता है, उनके पास पैसा खत्म हो जाता है, तो वो बाद में यही मैसेज लेकर जाते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बात करें जो डोमेस्टिक के बराबर भी नहीं है। इन सारी चीजों को जमीन स्तर पर, चलिए, आपने वक्त कम है, मुझे आज बताइए आज दिन भर क्या सिचुएशन है, कितनी फ्लाइट्स डिले हुई, कितनी को कैंसिल किया गया, और जिनको कैंसिल किया जाता है उनको लूटते हैं, बताया जाता है लूटा जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? सब टोटल 5 फ्लाइट्स आज दिन में आई हैं, और उसके बाद 3 बजे के बाद जो स्टेटस रहा वो सारा डिले रहा, और उसके बाद सारे पैसेंजर्स वापस चले गए क्योंकि कैंसिलेशंस पर सारे जहाज जो है वो निकल गए। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, अगर टिकट को लेकर बात करें तो मौके पर चौका मारना किसी नहीं आता, बर्फबारी हो जाती है और यहां पर आपकी नेशनल हाईवे ब्लॉक हो जाती है, तो एयरलाइंस का जो अपना ट्रेंड है वो एकदम से चेंज हो जाता है। 4,000 रुपए की टिकट 15,000 में चली जाती है। ये भी एक नया फंडा है जिस पर बाद में पिछले बार सरकार ने भी बात की थी, सोचा था कि इसे रोका जाए। आज भी कई सारे ऐसे मुसाफिर हैं जिनका मानना है कि रीशेड्यूलिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, और अगर टिकट कैंसिलेशन हो जाती है तो उसका रिफंड मिलने के लिए वो टाइम कितना लगेगा उसकी भी कोई नॉलेज नहीं है। यानी इन चीजों पर मैं क्लियर कह सकता हूं कि इन पर सुधार लाना जरूरी है। चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल। ये हम श्रीनगर का हवाई अड्डा है, करीबन 10 अरब रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं, और 10 अरब रुपए मरकजी सरकार ने जो पैसा दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम इंटरनेशनल है, काम तस्वीर आपके सामने है, और इन्हीं तस्वीर की बदौलत हम इंतजामिया तक ये बात पहुंचा रहे हैं। और नाज़रीन, अब दूसरे पहलू पर चलेंगे, श्रीनगर का ड्रेनेज सिस्टम। इस बर्फबारी के दौरान पोल खुल जाती है, कई महकमों की पोल, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, हमारे ड्रेनेज सिस्टम की, सबकी खुलती है, लेकिन हमारा ड्रेनेज सिस्टम नाकारा है। लेकिन उस ड्रेनेज सिस्टम के बीच में इन हालात में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुतहरिक भी दिखाई देती है। जुनैद मत्तू के साथ साथ आमिर अतर, और दोनों बर वक्त कार्रवाइयाँ करते हैं। और आज श्रीनगर के कई इलाकों में हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज जो है, जो पानी चढ़ा हुआ था, वो निकासी का अमल करते हुए हमने देखा। ज़रा सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का रुख भी करते हैं। कल आपको याद होगा कुपवाड़ा में ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने खुद ये बताया था कि फ़िलहाल बिजली का ये हाल है कि हम सिर्फ अस्पतालों को ही बिजली मुहैया कर पाएंगे, यानी जो गांव देहात हैं उनका खुदा ही हाफिज़ है। इंतज़ामिया का खुद दावा ये करना कि फ़िलहाल हम सिर्फ अस्पतालों में ही बिजली को रेस्टोर कर सकेंगे। तो उस गाँव में, वो दीवर के गाँव में, लालपुर के गाँव में, वो जुमगंड के गाँव में, वो ऊपर जो केरन टंगडार के गाँव हैं, उनका क्या हाल होगा। और अस्पतालों का हाल जानने के लिए आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर इमामुद्दीन खुद गए हुए थे, अस्पतालों का दौरा किया, किस तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं, डॉक्टर पेशेंट वगैरह कितने हैं, और किस तरह का वहाँ पे अमला काम कर रहा है, इस पर उन्हें नज़र रखी। बीमारों से भी बात की और हमारे साथ भी ज़रा बात की। ज़रा देखते हैं हम इमामुद्दीन साहब क्या कहते हैं, ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा। तो यहाँ बर्फबारी की वजह से जो ऐसा लग रहा था कि भाई ज़िंदगी थम सी गई है, लेकिन चूंकि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन जो है वो वाइब्रेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, और तमाम रोड्स पे आपने देखा होगा कि भाई काम चल रहा है और सनो क्लियरेंस भी चल रही है। साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज लाइक हेल्थ सेक्टर जो है, इसमें बड़ा इसका ख्याल रखना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट है, और इसी के सिलसिले में हमने आज SDH का दौरा किया। आप हमारे साथ थे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। हीटिंग सिस्टम भी प्रॉपर था। हम कई पेशेंट्स से साथ मिले और उनका वो हमने बाज़ाब्ता पूछा भी उनको कि लेवल ऑफ ट्रीटमेंट और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है। तो आप शायद मुझे लग रहा है कवर भी कर रहे थे। तो आई एम सेटिस्फाइड कि भाई जिस हिसाब से नए CM साहब ने शुरुआत की है, तो वी होप कि इस हेल्थ सिस्टम को जो
हमने पहले से बेड़ा उठा के रखा है कि इसको इम्प्रूव करना है। चलिए, ये सरहदी जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत-ए-हाल जिला तरक्याती कमिश्नर खुद मुख्तलिफ स्थानों का दौरा कर रहे हैं और आपको नाज़रीन बताते चलें, पहाड़ी इलाका है। वादी लोलाब से लेकर टंगडार, केरन, मत्सिल, ये वो इलाके हैं जहाँ अच्छी खासी बर्फबारी होती है और फिर जब बर्फबारी हो तो वहाँ पे बिजली के खंभों से तार गिर जाती है, क्योंकि बिजली के खंभे ऐसे लगाए गए हैं जिनसे तार का गिरना किसी भी हाल में ज़रूरी बन जाता है। तो फिर इंतज़ामिया जो है वो 4 इंच बर्फ़ के नीचे जब आ जाए तो फिर उनका हाल पुरसान हाल कौन हो सकता है, ये सवाल है। आखिर नज़रें मीडिया पर ही नजर रहती हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, इंतज़ामिया अस्पतालों पे नज़र रखे हुए, लेकिन बीमार अस्पताल पहुंचे ना तो बात थी। शोपियां का वाक़या है। शोपियां में आज एक खातून ने सरेरा बच्चे को जन्म दिया है और ये खबर है कलर शोपियां की, जहां की खातून जहां आरा दर्द में मुब्तला थी, उसे स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन क्योंकि साफ जाहिर है सड़कों से बर्फ़ नहीं हटाई गई, स्ट्रेचर पे 4 लोगों ने कंधा देके इस दर्द में मुब्तला खातून को जब अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की तो रास्ते में ही उसने बच्चे को जन्म दिया। ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में हमारे यहाँ बर्फ़ नहीं हटाई गई है। सरकार दावा करता है कि हमने सड़कों से बर्फ़ हटाई है, लेकिन हम भी ज़रूर उनके इस दावे की तस्दीक करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि उन्हीं सड़कों से बर्फ़ हटाई जा रही है जहाँ से मूवमेंट होगी सरकार के अहदेदारों की। गरीब के झोंपड़े की तरफ कोई नज़र नहीं देता है। और जब गरीब की बात आती है तो कोविड भी है और इस कोविड से ख़तरा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 60,000 के करीब केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और एक बार फिर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि तीसरी लहर मुमकिन शुरू हो चुकी है। ओमिक्रॉन है, कोविड है, सियासतदान पॉजिटिव हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं बड़ी तादाद में, और यूँ कहा जाता है कि हर 100 में से 4 आदमी अब पॉजिटिव हो रहे हैं, यानी थर्ड वेव खतरा की घंटी बजा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि इंतखाबात यूपी में हो रहे हैं और यूपी में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इंतखाबात को मौखर किया जाए, थोड़ा पीछे लिया जाए, क्योंकि कोविड का खतरा है। आज प्रधानमंत्री को पंजाब आना था, लेकिन पंजाब वहाँ उनकी एक फंक्शन थी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं आए क्योंकि कोविड है। लेकिन अपने कश्मीर में न कोविड है, न कोविड का डर है और न किसी को कानों पे जू रेंग रही है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम एक सरकार का हुक्मनामा दिखाएंगे, ज़रा पढ़िएगा। ये सर्कुलर है सरकार का हुक्मनामा और युकम जनवरी से अगले 1 महीने के लिए आपको श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स और सोरा में डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। वो डॉक्टर्स जिन्हें हम सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं, आमतौर पर बोर्ड डॉक्टर, जिसे बड़ा डॉक्टर कश्मीरी में कहा जाता है, ये आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि सरकार ने इन्हें बाज़ाब्ता तौर पे सरमाई तातील पे जाने के अहकाम दे दिए हैं और उसके लिए कहा गया है कि 50% जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी के लोग हैं, सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, वो 50% विंटर वैकेशन पर चले जाएँ। हमें इनके विंटर वैकेशन पर जाने पर कोई एतराज़ नहीं है, हमें क्या है वो सरकार का हुक्मनामा है। लेकिन आपको ये हुक्म, ये ऑर्डर जो है सरकार की वेबसाइट पे कहीं नहीं मिलेगा। गौर कीजिएगा, सरकार का हुक्मनामा है, सभी सरकार के हुक्मनामे सरकार के वेबसाइट्स पे होते हैं। आपको मेडिकल कॉलेज की, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पे ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये अंदर से ये ऑर्डर है ताकि लोगों को बात पता ना चले, मीडिया को पता ना चले और फिर इस पर कोई सवाल मीडिया ना करे। लेकिन हमें अंदरूनी ज़राए से ऑर्डर मिला और ऑर्डर मिलने के बाद हमने इसी खबर की पड़ताल करने की कोशिश की। क्या डॉक्टर्स को इस वक्त लीव पे भेजना, फैकल्टी मेंबर्स को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को रोटेशन पे ही सही 50% डॉक्टर्स जो हैं उनको भेजना, क्या सरकार का जायज़ कदम है? हम ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा, पिछले साल जब सरकार ने ये हुक्मनामा जारी किया, कोविड का खतरा था, फिर श्रीनगर के अस्पतालों में हमने देखा रोज़ पेशेंट डॉक्टर कन्फ्लिक्ट हैं, हाथापाई के केसेस हम रिपोर्ट कर रहे थे और उन केसेस को रिपोर्ट करते हुए अफसोस हो रहा था हमारे डॉक्टरों की इज्जत पे उन पे अटैक होते थे, हमारे डॉक्टर्स के, उनके गिरबान पकड़े जाते थे। और पकड़ा क्यों नहीं जाता? क्योंकि जिसका कोई फैमिली मेंबर बिना इलाज के मरेगा तो वो किसी का भी सर फोड़ सकता है, क्यों ये इंसानी फितरत है जब इस तरह के वाक़ात पेश हों। और क्या अब की बार भी जहां एक तरफ से कोविड है, एक तरफ से आज ही रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पैरामेडिक्स या दूसरे नर्सेज के लिए जो कंट्रैक्चुअल है उन ऑर्डर्स का एक्सटेंशन दिया है ताकि यहाँ पे क्राइसिस ना हो जाए। ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या जिसको चलाने वाला नहीं होगा। अब हमारे कुछ लोग कहेंगे,
वो डॉक्टर साहिबान, हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं, वो कहेंगे कि यार 50% ठीक है, बाकी 50% यहाँ पे, यानी हर वार्ड में एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। तो मान लें एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट वार्ड में रहा, उसको कोविड हो गया, वो बीमार हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे कौन संभालेगा? आम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं कि श्रीनगर के अस्पतालों में हमें बड़ा डॉक्टर देखेगा। जब बड़ा डॉक्टर वहाँ पे है ही नहीं, छुट्टी पे है, तो फिर कौन देखेगा उसे इंटर्न देखेगा, उसे रजिस्ट्रार देखेगा, उससे वो लोग देखेंगे जिन्हें कश्मीरी आमतौर पर कहते हैं H1 डॉक्टर, यानी सीखने वाले डॉक्टर हैं। ये डॉक्टरी पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, इंटर्न होते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट, डॉक्टर पेशेंट कन्फ्लिक्ट जो है, क्या सरकार इस ऑर्डर से और बढ़ावा नहीं देगी? और क्या सरकार यहाँ की लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल रही है? अगर कोविड का नई लहर आ जाती है तो डॉक्टर जब बाहर किसी मुल्क में होंगे, किसी स्टेट में, क्योंकि आज के डॉक्टर थोड़े छुट्टी पे घर में कश्मीर में बैठेंगे, उनके लिए अक्सर हम लोग जानते हैं, हमें बताया जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, मेडिकल कंपनीज़ ने उनके लिए टिकट्स ऑलरेडी बुक कर रखी हैं, उनके लिए होटल्स बुक कर रखे हैं, उसका वो बाद में उनका हिसाब किताब देंगे। जब वो यहाँ होंगे ही नहीं तो इमरजेंसी होती है तो उनको कहाँ से लाया जाएगा? और अगर मेडिकल इमरजेंसी हो गई, फिर अगर लॉकडाउन हो गया तो वो डॉक्टर कहाँ से आ जाएंगे? ये इंतजामिया और इसी मामले को लेकर श्रीनगर में पेशेंट से कुछ बात की हमने SMHS के अस्पतालों से। ये अरबाब इक़दार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ऐसे फैसलों से अवाम में नाराजगी होती है। जरा लोगों की सुनते हैं। बड़ डॉक्टर वनकस कहें वनकस लकट डॉक्टर हस्पताल अंदर वनकस बड़ डॉक्टर वनकस कहें। अगर तुम प्राइवेटन कुन नजर दियो ना, तुम वो बड़ डॉक्टर कित पे मद नजर वनकस, यह गो कंस बस तक कर सारी डॉक्टर वनकस पन्न क्लिनिक पे। अगर टीम करान वनकस मेहरबानिया वनकस गवर्नमेंट हस्पताल में हेडवन या SMH या सवरा या बाकी हस्पताल तिमन मज करान कोशिश इन तो लुकन वात खदमात। नाम फिरदौस अहमद है, मैं कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ हेडवन में आया था। यहाँ पे सुनने में आया कि मतलब यहाँ जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो सभी छुट्टी पे बैठे हैं। यहाँ जो प्रैक्टिस मतलब नए स्टूडेंट हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो कोविड का मतलब सिलसिला है, टफ मतलब डिजीज़ फैली हुई है, तो इसके सिलसिले में यहाँ पे ऐसे बड़े डॉक्टर्स होने चाहिए कि जो कि लोग सफ़र ना करते, बड़े मतलब दूर गाँवों से लोग। श्रीनगर के SMHS का ये हुक्मनामा, ये ऑर्डर, और यहाँ पे हमने पेशेंट से भी बात की। आपको नाजरीन बताते चलें, यहाँ पे सब लोगों से बात की, सब ने कहा बड़ा डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है, सब यहाँ पे छोटे डॉक्टर। छोटा मतलब उम्र से नहीं, छोटा उम्र से हो सकता है वो, क्योंकि इंटर्न होगा। यहाँ पे इंटर्न हैं, यहाँ पे वो डॉक्टर्स हैं जिनसे हवाले से लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि दूर दूर से आते हैं और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं, तो फिर सिस्टम है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्या ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज और सोरा के डॉक्टर्स हमारे लिए खसूसी डॉक्टर्स हैं? अगर छुट्टी करनी है तो बाकी जो डॉक्टर्स उनको भी होनी चाहिए ना, फिर वैकेशन है। और वही हमारे आपको बताता चलूँ, 3-3 लाख रुपए लेने वाला ये डॉक्टर महीने की तनख्वाह, और वक़्त ज़रूरत कारआमद नहीं आ रहा है, ये छुट्टी मनाने जा रहा है। हम डॉक्टर्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सरकार के इस हुक्मनामे के ख़िलाफ़ हैं। हम सरकार से पूछ रहे हैं, और हमने भटनागर जो एडवाइज़र हैं जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन देख रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचाई। उनने कहा यू लुक इनटू द मैटर। और हमने डॉक्टर सुमैया, मेरे साथी ने, डॉक्टर सामिया जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, उनसे भी बात की थी, उन तक ये बात पहुँचाई थी कि कितना जायज़ है ये हुक्मनामा इस वक्त, जब आपके सर पर नंगी तलवार कोविड की लटक रही है। इन डॉक्टरों को कोविड से लड़ना है या छुट्टी करनी है, ये डॉक्टर सामिया बताएंगी। की रिक्वायरमेंट है, दिस इज रिगार्डिंग फैकल्टी। हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं जाते हैं, दिस इज ओनली द फैकल्टी, एंड दैट इज ऑल ओवर इंडिया। NMC की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फैकल्टी। हम किसी को डॉक्टर। चलिए, ये सब्जियों की बात, जब एप्पल की बात की जाए तो एप्पल के हवाले से बड़ा मामला चल रहा है। कहते हैं ईरान का एप्पल, और ईरान का एप्पल कश्मीरी के एप्पल की जान निकाल रहा है। उस पर हम ज़रूर आएंगे, वक्त की कमी की वजह से अभी नहीं आ सके। अगले प्रोग्राम में हम एप्पल की बात भी करेंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से कश्मीरी की कमर टूटने वाली है, कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री गारक होने वाली है। लेकिन अभी फ़िलहाल दीजिए श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे पूरी टीम आबिद कादिर, समीर वानी, साहिल मजीद और इमरान तारिक के साथ इस वादे के साथ इजाज़त कि रब कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।